नमस्कार साथियों, इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो हमारा पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति के मत या फिर आर्यों की, उनके निर्माता कौन थे, आर्य थे, तो आर्यों की उत्पत्ति के मत कौन कौन से थे, पिछली क्लास में देख लिया था। एक बार उसको रिवीजन करते हैं। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जिसको इंटरनेट ने दो भागों में बांटा है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कल की क्लास में देखा था कि आर्यों की उत्पत्ति के स्थल कौन कौन से थे, मतलब मूल स्थान क्या था। तो पहला हमने देखा था स्वदेशी उत्पत्ति के मत। स्वदेशी उत्पत्ति के मतों में हमने क्या देखा था, सबसे पहला मत देखा था कि सप्त सिंधु प्रदेश। इस मत का प्रतिपादन कौन किसने किया था, अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने। फिर हमने दूसरा मत देखा था कि इसी में एक बात और देखी थी कि सप्त सिंधु प्रदेश को देवकर्त योनि के नाम से जाना जाता है, मतलब कि देवताओं की जन्म भूमि। फिर उसके बाद में देखा हमने कि जो दूसरा मत देखा स्वदेशी उत्पत्ति का, वो देखा था कि ब्रह्म ऋषि देश। इस मत का प्रतिपादन कौन करते, पंडित गंगानाथ झा। फिर तीसरा मत देखते हैं हम कश्मीर। कश्मीर से मत का प्रतिपादन करते हैं एल.डी. कल्ला। फिर हम चौथा मत देखते हैं कि मध्य देश। मध्य देश के मत का प्रतिपादन किसने किया, ये कहाँ स्थित है, यूपी और बिहार वाला क्षेत्र है। इस मत का प्रतिपादन कौन करता है, इस मत का प्रतिपादन करता है राजबली पांडे। कौन करता है, राजबली पांडे। फिर उसके बाद में हमने विदेशी उत्पत्ति के मत में देखा था, उसमें पहला मत देखा था कि उत्तरी ध्रुव की से उत्पत्ति का मत किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसके आधार पर दिया था, ये दिया था अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के आधार पर। उसमें कहा था कि ऋग्वेद में उल्लेख है कि दीर्घकालीन स्तुति क्षेत्र से इनका विकास हुआ। दीर्घकालीन स्तुति का मतलब होता है कि जहाँ पे दिन और रात लंबे लंबे होते, वो कहा होते हैं दुर्लभ। ठीक है। फिर तीसरा मत देखा कि तिब्बत क्षेत्र से उत्पत्ति के मत का सिद्धांत किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। फिर चौथा मत देखा कि हमने कि इनकी उत्पत्ति होती है जर्मनी से। कहाँ से होती है, जर्मनी से। जर्मनी से मत का प्रतिपादन कौन करता है, पेनका और हर्ट। कौन करता है, पेनका और हर्ट करता है। फिर उसके बाद में देखा था, नेक्स्ट मत था हमारा डेन्यूब नदी घाटी। डेन्यूब नदी घाटी के मत का प्रतिपादन कौन करता है, मायर्स। कौन करता है, गाइल्स। कौन करता है, मायर्स ने, गाइल्स। फिर उसमें देखा दक्षिणी रूस से। दक्षिण रूस के मत का प्रतिपादक है मायर्स, नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि सबसे प्रचलित मत कौन सा है, कि सर्वाधिक प्रचलित या मान्यता प्राप्त मत कौन सा है, मध्य एशिया से उत्पत्ति का मत सिद्धांत। ये इसे कहते हैं बैक्टीरिया क्षेत्र या फिर, ठीक है, बैक्टीरिया से उत्पत्ति का सिद्धांत। फिर इसमें देखा ये मत किसने प्रतिपादित है, यह मत प्रतिपादित किया था जेपी रोड ने। फिर इसका समर्थन किसने किया था, मैक्स मुलर और ब्राडिस्टाइन ने। मैक्स मुलर ने इसे भारतीय भाषा वर्ग कहा था, और भारतीय भाषा वर्ग में दो वर्ग को विभाजित किए थे, इंडो ईरानी और यूरोपीय। फिर इंडो ईरानी को दो भागों में बांटा गया था कि एक ईरानी और एक भारतीय। भारतीय के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ था ऋग्वेद, और फिर ईरानी ग्रंथ था वेदो अवेस्तु। ये पिछली क्लास में हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति है, इसके जानने के स्रोत क्या क्या हैं, हमें इनकी जानकारी किन किन से प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता और संस्कृति को जानने के स्रोत। आज की हेडिंग लगाते हैं वैदिक सभ्यता व संस्कृति को जानने के स्रोत। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वैदिक भारतीय दर्शन था, वो कैसा था, आध्यात्मिक था। कैसे था, आध्यात्मिक, मतलब खुद को जानने के प्रति इच्छुक की ये कैसे संसार। दर्शन कैसा था, आध्यात्मिक। पाश्चात्य या फिर यूरोपियन दर्शन कैसा है, भौतिकवादी, मतलब, ठीक है। तो
ये आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक है, उसकी जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिलती। वैसे तो हड़प्पा से मिल जाती है कि भाई पूजा पाठ वगैरह, लेकिन और भी अधिक कहाँ से मिलती, विस्तृत व्याख्या कहाँ से मिलती है हमें, वैदिक सभ्यता और संस्कृति से मिलती है। इसमें हमने जानकारी की स्रोत क्या है, हमारे जानकारी की स्रोत है कि भाई दो भागों में बांटा था किसने, ऋग्वेद ने। तो पहला भाग ऋग्वेद। तो जानकारी के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत है वेद और पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, ताम्र धातु और मर्दभांड। कौन कौन से हैं, ताम्र धातु और मर्दभांड। अब जैसे अब देख लिए ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल की जानकारी का स्रोत कौन सा है, ऋग्वेदिक काल की जानकारी का स्रोत साहित्यिक स्रोत हो गया ऋग्वेद। फिर देखते हैं कि इसकी पुरातात्विक स्रोत कौन से हो गए, ताम्र धातु प्लस गेरुवर्णी मर्दभांड। किस काल के हैं, ऋग्वेदिक काल के। फिर उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत कौन कौन से। उसमें देखते हैं कि पहला हो गया वेद, तीन हो गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। फिर पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं लोहा धातु प्लस चित्रित दूसर मर्दभांड, PGW नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है। ये इसकी जानकारी के स्रोत हो गए। किसकी जानकारी के स्रोत हो गए, इनके जानकारी के स्रोत। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति को जैसे विभाजन कर दिया कि भाई उत्तरवेदी काल होगा, उत्तरवेदी हो गया। फिर उसके बाद में इसका विभाजन करते हैं कालक्रम के आधार पर। कालक्रम के आधार पर विभाजन यही है इसका, ऋग्वेदिक काल, फिर उत्तरवेदी काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, ये किस में हो गए, ऋग्वेदिक साहित्य में एक हो गया, उत्तरवेदिक साहित्य में हो गए तीन पार्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण ग्रंथ और कौन से हो गए, उपनिषद और आरण्यक। फिर उसके बाद जैसे कर्मकांड के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक हो गए विषय वस्तु के आधार पर, एक हो गए कर्मकांडीय, जिसमें जानकारी मिलती है कि ये कैसे कैसे कर्मकांड करते थे, पूजन विधि क्या थी, सामग्री क्या थी उसकी। एक होता है ज्ञान कांडीय कि ज्ञान मार्ग की कौन से थे। ठीक है, तो कर्म कांड में आएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सभी कर्म कांडीय में। फिर उसके बाद में आ जाएंगे उपनिषद, ये किस में आ जाएंगे, ज्ञान कांडीय में। ज्ञान के मार्ग थे, मतलब चिंतन आधार पर इनका उल्लेख व्याख्या की गई थी। तो फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो भारतीय परंपरा है उसके अंदर मोक्ष के तीन मार्ग बताए गए हैं। भारतीय परंपरा में मोक्ष के तीन मार्ग बताए, क्या बताए, मोक्ष। भारतीय परंपरा में आध्यात्म में सबसे मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति किन किन मार्गों से हो सकती है, मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग बताए किसने, तीन मार्ग किसने बताए, विवेकानंद। कौन कौन से हैं तीन मार्ग, पहला है कर्म कांडी, जो हमें कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि से। फिर दूसरा है ज्ञान कांडी, ये कहाँ से मिलता है, उपनिषद साहित्य से। और तीसरा है भक्ति, ये हमें कहाँ से मिलता है, भक्ति साहित्य से मिलता है। किससे मिलता है, भक्ति साहित्य से। जैसे मोक्ष कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है इंसान को। ठीक है, पहला कर्म कांडीय, दूसरा ज्ञान मार्ग से और तीसरा भक्ति। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वेदों से। वेदों में चारों वेद आ जाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, और क्या क्या आ जाएंगे इसमें, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। ठीक, ज्ञान मार्ग में क्या आ जाएंगे, उपनिषद। ठीक है,
और वेदांत दर्शन। वेदों के अंत में लिखे इसलिए वेदांत भी कहा गया है। ठीक है, वेदांत दर्शन। और भक्ति का जानकारी भक्ति साहित्य से मिलती। ठीक है, जो कि संतों और आदि के द्वारा जो रचित ग्रंथ है भक्ति के लिए, उनसे मिलती है भक्ति। पहला कर्मकांड से जब कर लो मंत्र उनको भगवान को खुश करने के लिए, फिर ज्ञान के आधार पर कर लो कि भाई किसी तर्क चिंतन के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो गया कि भाई ये मोक्ष। तीसरा भक्ति के माध्यम से कि भगवान को समर्पित भाव से, किससे समर्पित भाव से उसकी पालना करो तो वो क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। 3 मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति बताई किसने है, विवेकानंद ने बताया है। तो एक बार यहाँ तक लिख लेते हैं। इसमें मंत्र जगा जाएंगे, इसमें ज्ञान आ जाएगा, इसमें भक्ति आ जाएगी। ठीक है, समर्पण भाव से। तो एक बार नोट करते हैं सबसे पहले की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्रोत, पहले 2 भागों में बांट लिया था हमने, पर ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल। तो सबसे पहले लेते हैं ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या क्या स्रोत है। तो पहला स्रोत हो गया ताम्र धातु। क्या हो गया, ताम्र धातु। ठीक है, और क्या है, नहीं ऐसे नहीं लिखते, पहले लिखते हैं हम कि कहाँ कहाँ से मिलती है। तो पहला लिखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा, ताम्र धातु, साहित्यिक स्रोत में है ऋग्वेद। क्या आ जाएगा, सिर्फ ऋग्वेद। ठीक है, फिर देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ताम्र धातु प्लस गेरुवर्णी मर्दमांड। ठीक है, क्या आ जाएगा, गेरुवर्णी मर्दमांड। यहाँ पे नोट लगा लेते हैं। एक पहला नोट लिखते हैं, मनुष्य के द्वारा प्रयोग में ली गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा। मनुष्य के द्वारा प्रयोग में ली गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा या ताम्र। ठीक है, दूसरी बात लिखते हैं इसमें कि एक सईपई नामक स्थान है। कहाँ पे है, यूपी में। यहाँ से क्या मिलते हैं, ऋग्वेदिक कालीन ताम्र धातु के साक्ष्य। सर्वाधिक ताम्र धातु प्लस गैरुवर्णी मर्दमांड मिले हैं। क्या मिले हैं, गेरुवर्णी मर्दमांड। कहां से, सही पैसे। फिर देखते हैं दूसरा कि ऋग्वेदिक काल की जानकारी स्रोत देख लिए, पुरातात्विक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए। फिर देखते हैं उत्तरवैदिक काल की जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत कौन सा है इसका, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी के साहित्यिक स्रोत हो गए
ऋग्वेद के अलावा तीनों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और क्या हुए? ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। ठीक है। वेदों की विस्तृत व्याख्या की गई ब्राह्मण ग्रंथों में और उनका शुद्ध रूप, सरलतम रूप विकसित किया गया आरण्यक के ग्रंथों में। फिर उनके ऊपर जो आरण्यक के ग्रंथ पर जो बहस की गई वो की गई वेदांत साहित्य, इसमें उपनिषदों में। इसके बाद क्या है? उपनिषद। जानकारी के स्रोत, ठीक। फिर उसके बाद में देखते हैं कि प्रातात्विक स्रोत कौन से हैं। 1 नंबर और ये 2 नंबर। पुरातात्विक स्रोत। प्रातात्विक स्रोत क्या क्या है इसके? प्रातात्विक स्रोत में आगे लौह धातु प्लस PgW, ठीक है। चित्रित दूसर मर्दमान, चित्रित दूसर मर्दमान, इंग्लिश में बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। ग्रे वेयर हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश आप बढ़ा लेना, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं लोह धातु। लोह धातु का सर्वप्रथम प्रयोग कब कहाँ किया गया और भारतीय इतिहास में लोह धातु की जानकारी के प्राचीनतम स्रोत कहाँ से मिलते हैं? लोह धातु का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया। सर्वप्रथम कहाँ किया गया? उत्तर वैदिक काल, 1050 ईसा पूर्व के आसपास। और विश्व में सर्वप्रथम किया गया 13वीं सदी के आसपास। और किसने किया? हिती और मिथि, 2 कबीले थे, उनके मध्य युद्ध हुआ, उसके अंदर प्रयोग किया गया है किसका? लोह धातु का, ठीक है। और भारत में प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिलते? अतरंजी खेड़ा, यूपी, जो कब के हैं 1050। तो नोट लगा के लिख देते हैं इसमें। क्या लिख लेंगे? नोट। चलो नोट लगा लेते हैं। भारत में लोहे, चलो मिटा के दोबारा लिखते हैं सही से ताकि आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई एक बार कि भाई ऋग्वेद काल की जानकारी के स्रोत कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद आ गया, पुरातात्विक स्रोत में ताम्र धातु और गैरवर्णीय मर्दमांड आ गए। कहाँ से मिले हैं? सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सही पाई क्या है? सर्वाधिक ताम्रपुंज और गैरवर्णीय मर्दमांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? सही पाई। फिर देखा कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत में देख लिया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। प्रातात्विक स्रोत में क्या देख लिया? लोह धातु प्लस चित्रित दूसर मर्दमांड। फिर इसके बाद आगे लिखते हैं, इसी में आगे लिखेंगे नोट लगा के। तो नोट लगा के लिखो। नोट का मतलब है स्पेशल बात। भारत में लोह धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में होता है? उत्तर वैदिक काल में हुआ। दूसरा नोट, सर्वप्रथम भारत में लोहे धातु के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा, यूपी से। भारत में लोह धातु के
प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, यूपी। कब के मिले हैं? 1050 BC, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व, या फिर हिंदी में बोल दो सामान्य एरा से पूर्व, सामान्य ईस्वी से पूर्व, ठीक है, सामान्य समय से पूर्व, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो वैदिक ये स्रोत है इनको कालक्रम के आधार पर विभाजन, क्या इनका कालक्रम के आधार पर विभाजन। विभाजन विंटरनेट जी ने किया था, उत्तर वैदिक, वैदिक, ठीक है। पहला कौन सा है? ऋग्वैदिक साहित्य, और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य में ऋग्वेद आ जाएगा और उत्तर वैदिक साहित्य में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ठीक ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ठीक। फिर दूसरा विभाजन करते हैं कि विषय वस्तु के आधार पर विभाजन। किसके आधार पर? विषय वस्तु ऑब्लिक सामग्री के आधार पर विभाजन। किसका है? इन स्रोतों का है। तो पहला 1 नंबर, 2 नंबर कर्मकांडीय साहित्य, कर्मकांडीय साहित्य में क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ठीक। और ज्ञान कांडीय में कौन सा जाएंगे? 2 नंबर ज्ञान कांडीय, ज्ञान कांडीय साहित्य में आ जाएगा उपनिषद, उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा गया, क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर क्लास लंबी हो जाएगी। और हमने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि भाई छोटी छोटी क्लास होनी हमारी, ताकि आपको समझ में आए, कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए, रेगुलर पढ़ते हुए आप कंप्लीट कर सको। आपको आज समझ में आ गया होगा कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति के जानने के स्रोत कौन कौन से थे, उनका विभाजन कैसे कैसे किया गया, कालक्रम के आधार पर किसने किया, कैसे किया, विषय वस्तु के आधार पर क्या था, फिर इनके स्रोत कौन कौन से थे, क्या क्या जानकारी मिली, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल पे ऐसे बने रहो। धन्यवाद।